हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक हो गए। यस, ऑलरेडी मैंने ओसी का 4th चैप्टर शुरू कर दिया था। जिन्होंने पहले पार्ट्स नहीं दिखे वो फर्स्ट पार्ट्स देखिए, उसके बाद ही ये पार्ट्स को क्या करें, रिवाइज करिए। ये पार्ट्स के अंदर मैंने बैंकिंग चालू कर रहा हूँ, जो है फंक्शंस ऑफ बैंकिंग। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कितना इंपॉर्टेंट, 5 से 8 मार्क तक का भी क्वेश्चन आ सकता है फंक्शंस ऑफ बैंक में। कि आइदर मैंने तुम लोग को लास्ट लेक्चर में भी बोला था जैसे कि या तो इको में पूछ सकता है या तो फिर ओसी में पूछ सकता है। दो में से एक जगह तो कंपलसरी है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल इको का पहले पेपर है, अगर उसके इको के अंदर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, मतलब नहीं पूछा एग्जामिनर ने, तो ओसी के अंदर रट्टा मार लेना। ओसी के अंदर कंपलसरी ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा बोर्ड की एग्जाम में। अगर ओसी का पहले पेपर है बोर्ड के एग्जाम में, अगर उधर पूछ लिया तो चांसेस कम है कि इको में आए। बट हाँ, अगर आप एक बार पढ़ोगे तो दोनों जगह काम आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फंक्शंस ऑफ बैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, क्या क्या काम करती है कमर्शियल बैंक अपन पढ़ते हैं। The functions of commercial bank can be broadly divided into the two group as follow। दो पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड किया है, एक प्राइमरी फंक्शंस है और सेकेंडरी फंक्शंस है। प्राइमरी फंक्शंस मतलब हर एक बैंक पहला मेन ऑब्जेक्ट यही काम करती है। कौन सा है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, मतलब सेविंग के फॉर्म में, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में, टाइम डिपॉजिट के फॉर्म में क्या करती है बैंक, पीपल से एक्सेप्ट करती है वो डिपॉजिट और जरूरतमंदे को देती है। जरूरतमंदे को मतलब जिसको लोन चाहिए, कार लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, गोल्ड लोन चाहिए, उनको क्या देती है? लोन देती है। नथिंग बट ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, तो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। So what is the secondary functions of commercial bank? Secondary functions of commercial bank is first is the agency functions और second is the utility function। नो डाउट अपन डिटेल में अभी पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। देखो, तुम लोग को कुछ भी डाउट हो तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप कमेंट्स बॉक्स में डाल देना कि सर ये समझ में नहीं आया। नेक्स्ट लेक्चर जब भी मैं बनाऊंगा आपका डाउट डिफल्ट के लिए मैं सोल्व कर दूंगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन से। प्राइमरी फंक्शंस, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक आर नोन एज अ कोर बैंकिंग फंक्शन। मतलब कोर का मतलब यहाँ पे होता है इंपॉर्टेंट। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला कि प्राइमरी ही है, देखो नाम में लिखा है प्राइमरी, मतलब इंपॉर्टेंट क्या हो गए, फंक्शंस हो गए उसके। द प्राइमरी फंक्शंस आर एज फॉलो। पहला है उसके अंदर एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक कलेक्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन। द डिपॉजिट कैन बी क्लासिफाई इनटू द टू टाइप्स। दो टाइप में इन लोगों ने डिफाइन किया है डिपॉजिट को। पहला तो है टाइम डिपॉजिट और सेकंड लिखा है डिमांड डिपॉजिट। देखते हैं वन बाय वन क्या है टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट, time deposits are collected as a time deposit because they are repaid to the customer after the expiry of the decided time। देखो नाम में लिखा है टाइम डिपॉजिट, मतलब टाइम मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद ही क्या होगा, बैंक रिपे करेगा आप कस्टमर को। लाइक एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट, वो आफ्टर 1 ईयर का 2 ईयर का जैसे रहेगा वो उसके बाद क्या होगा, आपको रीपेमेंट करेगा। तो सर उससे पहले मिल नहीं सकता है एफडी का जो अमाउंट पे किया है कस्टमर ने बैंक को, मिल सकता है, बट वो इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, कट करके देगा। यस, तो पहला उसके अंदर है टाइम डिपॉजिट के अंदर फिक्स डिपॉजिट, जो मैंने तुम लोगों को जस्ट समझाया। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर द फिक्स अमाउंट इज केप्ट फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बेयरिंग अ फिक्स इंटरेस्ट रेट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कंपेयर टू द सेविंग अकाउंट। ऑफकोर्स लोग सेविंग अकाउंट में कम पैसा रखते हैं, एफडी में ज्यादा डालते हैं। क्यों? क्योंकि एफडी में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बात करूं तो मैं सेविंग बैंक के अकाउंट में। एंड वेराइज विद द डिपॉजिट पीरियड। Normally, withdrawal of the amount is not permitted before the maturity date. However, depositor can withdraw। मैंने तुम लोगों को क्या बोला कि डिपॉजिट है मतलब कस्टमर विड्रॉ कर सकता है। ऐसा नहीं कि एफडी में डाल दिया 1 साल के लिए तो 1 साल तक पैसा नहीं निकाल सकता है, अगर जरूरत पड़ी तो निकाल भी सकता है। तो यहाँ पे यूज हुआ है डिपॉजिटर कैन विड्रॉ अमाउंट बिफोर मैच्योरिटी डेट फॉर विच द बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट। मैंने तुम लोग को जस्ट बोला था कि वो इंटरेस्ट रेट क्या करके कट करके देगा। यस, for an amount deposited in this account, a fixed deposit receipt is issued by the bank against their receipt, loan can be taken from the bank। ठीक है, अगर आप एफडी के फॉर्म में पैसा दे रहे हो किसको, बैंक को, तो बैंक आपको एज ए रिसिप्ट देगी। एफडी रिसिप्ट बोलते हैं उसको, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट बोलते हैं। ठीक है,
अभी टाइम डिपॉजिट के अंदर सेकंड क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। देखो दोनों में डिफरेंस, बेसिक का डिफरेंस मैं तुम लोगों को समझा देता हूं, व्हाट इज द फिक्स डिपॉजिट एंड व्हाट इज द टाइम, सॉरी व्हाट इज द रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट के अंदर फिक्स अमाउंट का, लमसम अमाउंट का तुम लोग को डे वन पे ही क्या करना है, जमा करना है बैंक के पास। बट रिकरिंग के अकाउंट में डे वन पे पैसा जमा नहीं करना है आपको, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एवरी मंथ फिक्स अमाउंट क्या करना है, जमा करना है। मतलब लाइक आप इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो उसको। यस, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इट इज ऑपरेटेड बाय द सैलरी पर्सन एंड बिजनेसमैन हैविंग अ रेगुलर इनकम, अ सर्टेन फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपोजिटेड इनटू अकाउंटिंग एवरी मंथ। मैंने तुम लोग को अभी जस्ट बोला कि यहाँ पे डे वन पे लमसम अमाउंट लाख रुपया नहीं डाल देना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी मंथ 10 हजार करके लाख रुपया जमा करना है, इज कॉल्ड रिकरिंग अकाउंट। बट एफडी के अंदर क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट के अंदर आपको डे वन पे 1 लाख रुपीज क्या करना है, जमा कर देना है बैंक के पास। Withdrawal of the accumulated amount along with the interest is paid after the maturity date. Rate of interest is higher, which is similar to the fixed deposit account. Separate passbook is provided to the know the position of the recurring deposit account. ठीक है, तो टाइम डिपॉजिट के अंदर दो हो गया, कौन सा, एक फिक्स डिपॉजिट और एक हो जाएगा आपका रिकरिंग डिपॉजिट। बॉटम ऑफ द लाइन में क्या बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड रिकरिंग में, एफडी एंड आरडी, शॉर्ट में रिकरिंग डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, आरडी। तो एफडी में डे वन पे आपको अमाउंट सबमिट करना है, जमा करना है बैंक के पास, और मैच्योरिटी पे आपको रिपेमेंट मिलेगा। और उसके पहले आपको चाहिए पैसा तो आपका इंटरेस्ट रेट बैंक काट करके दे देगी। रिकरिंग में भी सेम, आरडी में भी सेम। आरडी में भी एक साथ में पैसा जमा नहीं करना है आपको, एवरी मंथ लाइक इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, फिक्स अमाउंट क्या करना है, जमा करना है। तो दीज आर द टाइम डिपॉजिट के दो पार्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है अपन डिमांड डिपॉजिट। पढ़ते हैं, देखो डिमांड, नाम में लिखा है डिमांड, मतलब जब भी चाहे अपन मांगेंगे, बैंक की लायबिलिटी होगी, वो ऑन द स्पॉट पैसा क्या करें, रिफंड करें, आफ्टर रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रोविजंस फॉलो करके। डिमांड डिपॉजिट आर दस विच आर रीपेड टू द कस्टमर वेन एवर दे डिमांड। कस्टमर जब भी डिमांड करेगा तभी भी क्या करना है, रिपेमेंट करना है। दैट मीन्स मनी कैन बी विड्रॉ एज पर द विश ऑफ द कस्टमर। कभी मतलब कस्टमर जब भी चाहेगा तभी क्या करेगा, डिमांड करेगा, थ्रू विड्रॉवल स्लिप, चेक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर एंड एक्स्ट्रा। अभी डिमांड डिपॉजिट के अंदर कौन से टाइप्स हैं, पहला ही अपना सेविंग अकाउंट। अपना सेविंग अकाउंट में अगर आप अमाउंट पड़ा है, अपन जब भी चाहे एटीएम से पैसा निकाल सकते हो, या तो फिर बैंक में जाके उसको बोलेंगे कि भाई मेरा जितना भी अमाउंट है उसको मुझे क्या कर दो, कैश दे दो। इट्स नथिंग बट डिमांड डिपॉजिट। पहला है सेविंग अकाउंट। It is generally operated by those who earn a regular or fixed income such as a salary or wages. The main aim of this deposit account is to be encourage the habit of saving among the people. These deposit accounts are means for the purpose of the maximum saving. There are restrictions on the withdrawal limit from this account. ये सर ए लाइन क्यों यूज किया, There are restrictions on the withdrawal limit from this account. ए मतलब आप करंट अकाउंट की तरह, सपोज कि फॉर एग्जाम्पल करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, अगर करंट अकाउंट में 1 लाख पड़ा है तो आप 2 लाख तक अमाउंट उठा सकते हो, बट सेविंग अकाउंट में उठा सकते नहीं हो। अगर सेविंग अकाउंट में 10,000 या तो 50,000 या तो 1 लाख पड़ा है तो आप उतना ही अमाउंट उठा सकते हो, उससे ज्यादा उठा सकते नहीं हो। तो वापस से वही लाइन इंग्लिश में रिपीट किया इन लोग ने कि देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉवल लिमिट फ्रॉम दिस अकाउंट. This account carry low rate of interest rate. Interest is credited monthly, quarterly, half yearly and yearly basis on the account. Passbook facility, balance on the SMS, account statement etc. facilities are provided to the accountant holder to ascertain the financial position. For saving account holders, some bank provide the separate facility of flexi deposit. This facility combine the advantage of the saving account and fixed deposit account. मतलब कोई बैंक है ना फ्लेक्सी अकाउंट, एक नया वर्ड है, फ्लेक्सी डिपॉजिट भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है जिसमें आपको दोनों बेनिफिट होते हैं, सेविंग अकाउंट्स के और प्लस एफडी के, उसको बोलते हैं फ्लेक्सी अकाउंट डिपॉजिट. This is not a separate deposit account. It is a types of saving bank account or current deposit account with special features and benefit. In case of the multiple option deposit account, the excess amount after the particular limit gets automatically transferred to the fixed deposit. When adequate funds are not available to honor the payment of or check is saving account, fund get transferred from the FD to saving bank
अकाउंट, मतलब ये फ्लेक्सी डिपॉजिट की बात कर रहा है कि दोनों बेनिफिट देता है, एफडी का और सेविंग का। अगर सेविंग अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप एफडी में से पैसा उठा के सेविंग में डाल दो और पेमेंट कर दो। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका डिमांड डिपॉजिट के अंदर सेविंग अकाउंट। सेकंड है करंट अकाउंट। आई होप तुम लोग को ये वर्ड तो नया नहीं दिख रहा है, नया सुना भी नहीं है। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन खोलता है कमर्शियल बिजनेस करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है बट इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, जीरो इंटरेस्ट। यस, दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द बिजनेस firm and other commercial organizations such as a hospital, education institute, etc. who have a regular banking transaction. In this account, there is no restriction on the deposit and withdrawal of the amount. No interest is paid by the bank on this account. Overdraft facility is available for this account. For current account, bank provide a statement of account every month. ठीक है, तो these are the nothing but accepting of deposit, या तो टाइम डिपॉजिट है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट अपन ने टाइम डिपॉजिट पढ़ा, उसके अंदर दो, एक तो एफडी और आरडी, और डिमांड डिपॉजिट के अंदर अपन ने पढ़ा सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। चलो नेक्स्ट पार्ट है प्राइमरी फंक्शंस के अंदर जो है ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांसेस? देखो, लोन लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और एडवांस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। लॉन्ग टर्म मतलब कितना सर? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 25 साल एक्स्ट्रा। बट एडवांस इज शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, मैक्स टू मैक्स 12 महीना, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लोन एंड एडवांसेस। पढ़ते हैं अपन, चलो सेकेंड पार्ट ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस। बैंक ग्रांट लोन एंड एडवांसेस टू द बिजनेस फर्म एंड अदर हु आर इन नीड ऑफ द बैंक फंड। द लोन आर प्रोवाइडेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तुम लोग को भी जस्ट मैंने बोला कि बैंक लोन कैसे कौन से पीरियड के लिए होता है? लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, फॉर अ पीरियड फ्रॉम द 1 year एंड मोर। एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड फ्रॉम 4 months to 1 year। तुम लोग को भी मैंने जस्ट बोला कि भाई एडवांसेस किसके पर कौन से पीरियड के लिए होता है? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। द एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल एक्सेट्रा। दीज आर द फॉर्म ऑफ द एडवांसेस। देखते हैं अभी फर्स्ट उसके अंदर लोन। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ लोन टू द बिजनेसमैन एंड अदर्स। The borrower can use the entire amount sanction or withdraw in the installment. Interest is charged on the amount in sanction. The term loan are as follow. 3 पार्ट्स के अंदर लोन डिवाइड किया है। पहला है शॉर्ट टर्म, मतलब 1 year तक का रहेगा, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लोन। मीडियम टर्म मतलब 1 साल से 5 साल का लोन लेगा, उसको बोलेंगे मीडियम टर्म, और 5 साल से ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन। पढ़ते 1 by 1। Short term loan are for a period of up to 1 year to meet the working capital requirement of the borrower। अगर कंपनी को वर्किंग कैपिटल की जरूरत है तो लोन उठाना है तो शॉर्ट टर्म लोन उठाएगी। सेकेंड है मीडियम टर्म लोन आर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 5 year to meet the working capital as well as fixed capital requirement of the borrower। और लॉन्ग टर्म लोन आर ऑफ द पीरियड ऑफ 5 year or more to meet the term capital requirement of the बोरोवर। तो 3 पार्ट है किसके? लोन के। बहुत बेसिक का पार्ट, बेसिक पार्ट से कौन से? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, ठीक है। अभी सेकंड है एडवांसेस। एडवांसेस तो तुम लोग को मैंने जस्ट बोला कि एडवांसेस शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, मैक्स टू मैक्स 1 year तक, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एडवांसेस के अंदर, अपन देखते हैं। Advance are small term fund provided to the businessman to satisfy the different financial requirement of the business। एडवांस आर एस फॉलो। 3 एडवांस के एग्जांपल्स दिए इन लोग ने। पहला तो एक कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आई होप तुम लोग को अकाउंट्स के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर्स है, वहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो भी यहाँ पे थोड़ी झलक दिखा दूंगा कि व्हाट इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यस, एंड ऑलरेडी मैंने एसपी के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की पूरी सी झलक दिखा दिया था एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो, द कैश क्रेडिट एडवांस आर प्रोवाइडेड टू द करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर। इट प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंटरेस्ट रेट इज हायर ऑन द सीसी। सीसी का मतलब होता है कैश क्रेडिट। सेपरेट सीसी अकाउंट हैज टू बी मेंटेन बाय द बोरोवर, ठीक है। तो हमेशा अगर जो बोरोइंग करना चाहता है सीसी के फॉर्म में कैश क्रेडिट करना, तो उसको अलग से अकाउंट खोलना है और इंटरेस्ट रेट क्या होगा इस पे ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखो,
सीसी दोनों अकाउंट पे अवेलेबल, मतलब सर दोनों अकाउंट मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आई होप यू नो वेरी वेल खाली करंट अकाउंट पे एप्लीकेबल है। देखते हैं यहाँ पे, तो दिस फैसिलिटी ऑफर टू द करंट अकाउंट होल्डर। जस्ट मैंने तुम लोग को भी बोला कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी खाली करंट अकाउंट पे है, बट कैश क्रेडिट करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट पे भी है। टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स द पीरियड कैन वेरी फ्रॉम 15 days to 60 days. इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. नो सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन. यहाँ पे कोई सेपरेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, अनलाइक द कैश क्रेडिट. एंड entries are show in a current account. This is a temporary arrangement for a short period of time. और थर्ड है डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अभी ये क्या होता है सर, देखो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा एक एग्जांपल देते तो तुमको समझ में आ जाएगा. मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स इंडिया में बैठा है और मिस्टर वाई फॉर एग्जांपल अमेरिका में बैठा है. अगर सपोज कि मिस्टर एक्स कोई गुड्स बेच रहा है इंडिया से अमेरिका, मिस्टर वाई बोलता है कि मुझे ऑन द स्पॉट पैसा में पे करने में कैपेबिलिटी नहीं रखता हूं, मैं आपको आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या दूंगा, पैसा दूंगा. मिस्टर एक्स बोलता है चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली मैं एक बिल भेज रहा हूं वो साइन करके दे देना. ठीक है, तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, गुड्स बेचने के साथ साथ उसको एक बिल दिया. मिस्टर एक्स ने साइन किया, मिस्टर वाई को बोला तू भी ये साइन करके दे दे. मिस्टर वाई बोलता है कि ये क्या है, कुछ नहीं है, खाली आपका अपना बीच में एक एग्रीमेंट है शॉर्ट टर्म कि हाँ भाई कल उठ के तू घूम ना जाए कि भाई बोलेगा कि मैंने कहाँ गुड्स लिया था, इसलिए खाली कंफर्मेशन है. मिस्टर एक्स ने एक बिल क्या कर दिया, साइन होकर मिस्टर वाई को भेज दिया. मिस्टर वाई ने वो बिल वापस से साइन करके मिस्टर एक्स को क्या कर दिया, कुरियर कर दिया. बाद में फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को एक महीने के बाद पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी, बहुत मतलब सर बहुत. तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास तो जा नहीं सकता, क्योंकि मिस्टर वाई के लिए कितना दिन महीने का टाइम मांगा था, 3 महीने का टाइम. तो मिस्टर वाई तो ये बोलेगा कि अपने बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट बना था 3 महीने के लिए, तो तू 3 महीने के पहले तो मेरे पास आ नहीं सकता. तो ये गया किसके पास, मिस्टर एक्स एक बैंक के पास गया, वो बिल लेके वो बिल दिखाया और बोला कि मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है ऑन द स्पॉट. आप ये बिल के बेस पे कितना अमाउंट दे सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो बिल का अमाउंट है 5 लाख रुपया. कितना है, 5 लाख रुपए. बैंक बोले कि हम लोग तेरे को लोन देने के लिए रेडी है, मतलब लोन देने के लिए मतलब एडवांस देने के लिए रेडी है, बट हम आपको 5 लाख रुपया नहीं देंगे, आपको देंगे 490, मतलब 4,90,000. मतलब मिस्टर एक्स बोलेगा हाँ चलेगा, मुझे 490 तो 490 दे दो, क्योंकि मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. मिस्टर एक्स ने वो बिल क्या कर दिया, बैंक को डिस्काउंट पे क्या कर दिया, बेच दिया. डिस्काउंट पे क्या कर दिया, बेच दिया. मतलब 5 लाख का बिल कितने में बेच दिया उसको, 490 में. 2 महीने के बाद बैंक जाएगी किसके पास, मिस्टर वाई के पास जाएगी वो बिल लेके. मिस्टर वाई को बोलेगा ये बिल याद आया, हाँ ये तो मैंने मिस्टर एक्स के साथ साइन किया था. बैंक बोलेगी वो बिल मेरे साथ मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, डिस्काउंट पे मेरे को बेच दिया. अभी जो भी अमाउंट 5 लाख तेरे को देना था मिस्टर एक्स को, वो किसको दे, अभी हम लोग को दे. मिस्टर वाई बैंक को कितना रुपया देगी, 5 लाख रुपए. तो सर बैंक को क्या फायदा होगा, अरे भाई बैंक को 10,000 का रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि मिस्टर एक्स को कितने रुपए में दिया था उसने, 490 में, और वाई से उसको कितना मिल रहा है, 5 लाख रुपए. नथिंग बट डिस्काउंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अकाउंट्स के अंदर आपको पूरा इसका सम्स हो गए, खाली वहां पे ड्रोवर ड्रोवी करके आपको नए नए वर्ड्स दिखने मिलेंगे. यहाँ पे हमें बायर एंड सेलर यूज किया है. यस, चलो देखते क्या है. देखो मैं यहाँ पे बोल रहा था तुम लोग को ड्रोवर ड्रोवी. The drawer of the bills of exchange or beneficiary can discount a bill with the bank. मतलब इधर मिस्टर एक्स की बात कर रहा है, जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रोवर. यस, obtain an advances on the due date of the bill. The bank will, मैंने तुम लोग को बोला था ड्यू डेट पे बैंक जाएगी किसके पास, ड्रोवी के पास. ड्रोवी मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, मिस्टर वाई. उसके पास जाएगा और वो जो अमाउंट रिकवर करना था मिस्टर एक्स को, वो बैंक रिकवर कर लेगी. इज नथिंग बट डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो इसको और एक टर्म के अंदर डिवाइड किया इन लोग ने, एडवांसेस. ठीक है, तो दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो अपन ने 2 पार्ट्स के अंदर अपन ने देखा, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट और ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस. आई होप तुम लोग को प्राइमरी फंक्शंस क्लियर है. यस, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में
डाल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अरे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपन सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक प्राइमरी। आई होप तुम लोग को समझा होगा। अभी भी बोल रहा हूं, किसको भी जो भी डाउट डिफिकल्टी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में डाल दीजिए। उम्मीद करूंगा मैं कि ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा मेरे तरफ से कि भाई नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेके आऊंगा आपके वो डाउट डिफिकल्टी सॉल्व करूंगा। सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ते हैं। सिर्फ पहले वो बता दो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो क्या लिख के आना है। देखो बच्चे लोग है ना, हमेशा आपको क्वेश्चन की औकात देखने का, उसके बेस पे लिखने का। सर क्वेश्चन की क्या औकात होती है? अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछ रहा है तो आपको खाली ऐसा पूछा कि फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो आपको तो दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने ये तो नहीं पूछा है कि प्राइमरी फंक्शंस ओनली। तो आपको 5 मार्क के लिए पूछा है तो थोड़ा सा कमर्शियल बैंक का एक्सप्लेन करके आने का। प्राइमरी में भी एक्सेप्टिंग ऑफ लोन में टाइम डिपोजिट हल्का सा 2 लाइन का एक्सेप्ट करके आने, एक्सप्लेन करके आने का, और बाद में सेकेंडरी का थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन करके आने का। मतलब आपको 5 मार्क के लिए 1.5 क्वेश्चन 1.5 पेज से ज्यादा लिखने का नहीं है। अगर सर 8 मार्क के लिए पूछा तो आपको 2 पेज, मिनिमम 2 पेज क्या करके आने हैं, भर के आने हैं फॉर द फंक्शंस ऑफ बैंक का। तो हमेशा उसकी औकात देखने की, अगर उसकी औकात 5 मार्क के लिए तो 1.5 पेज का आंसर लिखना है। अगर उसकी औकात 8 मार्क के लिए है तो आपको 2 पेज तो बेयर मिनिमम भरने ही है। सर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर द कमर्शियल बैंक एंड व्हाट इज अ कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो कोई डाउट ही नहीं है। आपको डायरेक्ट खाली लिख के आना है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस लिख के नहीं आने। एक बार एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कि व्हाट इज द कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। बच्चे लोग गायब, क्योंकि बच्चे लोग का माइंड इंप्रेशन क्या था कि या तो प्राइमरी पूछेंगे या तो सेकेंडरी पूछेंगे। इन लोग ने पूछा है सेकेंडरी, बट सेकेंडरी का एक स्मॉल पार्ट पूछ लिया था खाली, कौन सा यूटिलिटी फंक्शन, जो अजय आप अपन अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको एवरी एंगल से क्या करना है, रेडी रहना है कि भाई मुझे अगर खाली एजेंसी फंक्शन पूछा तो खाली एजेंसी लिख के आना है, जो अपन पढ़ेंगे कि भाई सेकेंडरी के अंदर भी 2 पार्ट दिया है, एक एजेंसी फंक्शंस दिया है और यूटिलिटी फंक्शंस दिया है। तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के माइंड में वो क्वेश्चंस रेडी होता है कि या तो प्राइमरी पूछेगा या तो सेकेंडरी पूछेगा। पूछा था सेकेंडरी, बट सेकेंडरी में भी पूरा नहीं पूछा था उन लोग ने। सेकेंडरी में या तो एजेंसी फंक्शंस पूछा था या तो खाली यूटिलिटी फंक्शंस पूछा था। तो आपको एवरी एंगल से क्या होना है, रेडी होना है कि भाई मुझे कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाए, मैं वो आंसर लिखने के लिए क्या हो, रेडी हो। ठीक है, चलो सेकेंडरी फंक्शंस पढ़ते हैं। सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक आर क्लासिफाइड इनटू द 2 ग्रुप्स, फर्स्ट है एजेंसी फंक्शंस और यूटिलिटी फंक्शंस। ठीक है, चलो फर्स्ट पढ़ते हैं, उसके अंदर एजेंसी फंक्शंस। देखो नाम में लिखा है एजेंसी, मतलब लाइक एजेंट का रोल प्ले करेगा ये बैंक। यस, ठीक है, चलो। A commercial bank act as an agent or representative of its client and perform the certain functions are as follow. पहला है पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट। ऑफ कोर्स अगर अपन का लाइट का बिल भरना है या तो फिर टेलीफोन बिल भरना है या तो फिर कोई और बिल भरना है, तो बैंक अपने बिहाफ में भरती है। खाली आपको स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे देना है बैंक को कि भाई एवरी मंथ मेरे अकाउंट से क्या करना, डिडक्ट कर देना। नथिंग बट कलेक्शंस एंड पेमेंट ऑफ द बिल। कलेक्शन के अंदर क्या आ सकता है, कलेक्शन के अंदर अगर सपोज कि कोई कंपनी के अंदर अपने शेयर में इन्वेस्ट किया तो आपको एवरी मंथ फॉर एग्जांपल डिविडेंड आ सकता है, एवरी 6 महीना 1 साल में। तो आपको बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देना है कि अगर मेरे बैंक में से कोई भी पैसा आ रहा है डिविडेंड के फॉर्म में या तो इंटरेस्ट के फॉर्म में, आपको कलेक्ट करना है मेरे बिहाफ में। ठीक है, तो इज नथिंग बट एजेंसी फंक्शन पढ़ते हैं इसके अंदर। कमर्शियल बैंक कलेक्ट द सैलरी, डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड एनी अदर इनकम periodically as well as make periodically payments such as a taxes, bill, premium, rent et extra on the standing instructions provided by the customer. Commercial bank charge a certain fixed amount quarterly or annually in the form of service charge from the customer for providing such service. Of course मफ्फत में काम तो करेगी नहीं बैंक, उसके लिए some amount of rupees क्या करेगी, चार्ज मारेगी वो आपके काम पे। सेकेंड हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो व्हाट इज अवर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नथिंग बट सिक्योरिटी मेंटेनेंस। कि आप अगर कंपनी के अंदर 10 कंपनी के शेयर होल्ड कर रहे हो, उसको कंबाइन वन में बोलने जाओ तो उसका मतलब होता है पोर्टफोलियो। तो कंपनी कभी कभी बैंक अपने बिहाफ में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी क्या करती है, मैनेज करती है। Large commercial bank undertake to purchase and sell the securities such as a share, bond, debenture, etc. on behalf of the client. This handling of the security is known as a portfolio management. मैंने तुमको अभी जस्ट बोला कि बड़ी बड़ी बैंक या तो फिर बड़ी बड़ी कंपनी के बिहाफ में बैंक क्या करती है, पोर्टफोलियो मैनेज करती है, बाइंग सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी, शेयर, डिबेंचर, एवरीथिंग। यस, ड्यू टू दिस फैसिलिटी मोर क्लाइंट्स आर ओपनिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ द कमर्शियल बैंक।
थर्ड हो जाएगा आपका फंड ट्रांसफर। अपन देखते ही है कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, वो भी काम कौन करती है? बैंक करती है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड अ फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन ब्रांच टू द अनदर ब्रांच और वन ब्रांच ऑफ द अनदर बैंक। कमर्शियल बैंक कम विद द वेरियस इनिशिएटिव टू मेक दिस ट्रांसफर हैसल फ्री। फोर्थ हो जाएगा डीमटेरियलाइजेशन, नथिंग बट डीमैट मतलब डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट भी खोल के देता है, कभी कभी बैंक अपने बिहाफ में अपने क्लाइंट को खोल के देता है। तो नथिंग बट नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन हो जाएगा डीमटेरियलाइजेशन। बैंक प्रोवाइड अ डीमटेरियलाइजेशन फैसिलिटी टू देयर क्लाइंट टू होल्ड देयर सिक्योरिटी इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। On behalf of the client, it undertake the electronic transfer of share in case of the purchase and sale. Of course, nowadays अगर आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, नथिंग बट डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, उसके शॉर्ट टर्म में बोलते हैं डीमेट अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट बोलता है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। फॉरेक्स, व्हाट यू मीन बाय सर फॉरेक्स ट्रांजेक्शन? फॉरेक्स ट्रांजेक्शन मतलब नथिंग बट फॉरेन ट्रांजेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला डॉलर में ट्रांजेक्शन होगा, वो भी बैंक क्या करती है? डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके देती है और रुपीस टू डॉलर में कन्वर्ट करके देती है अपने बड़ी बड़ी कंपनीज को जो फॉरेन के साथ क्या कर रही है? डील कर रही है। फॉरेक्स इज एन एब्रीविएशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अ बैंक में परचेज और सेल द फॉरेन करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। A bank purchase the forex from its client which the client receive from the foreign transaction and sell the forex when the client need it to for the overseas transaction. तो दीज आर द नथिंग बट सेकेंडरी के अंदर हो जाएगा आपका एजेंसी फंक्शंस। वंस अगेन रिपीट करेंगे, एजेंसी फंक्शन देखो नाम में लिखा है एजेंसी, मतलब एजेंट का रोल प्ले लेगी अपने क्लाइंट के बिहाफ में। पहला पीरियोडिक कलेक्शन एंड पेमेंट, सेकंड हो जाएगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, थर्ड हो जाएगा फंड ट्रांसफर, फोर्थ हो जाएगा डीमटेरियलाइजेशन और लास्ट हो जाएगा फॉरेक्स ट्रांजेक्शन। अभी लास्ट है सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर यूटिलिटी फंक्शंस। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था एक बार कि व्हाट आर द कमर्शियल बैंक एंड व्हाट आर द यूटिलिटी फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। बच्चे लोग आके सर को बाहर आके इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी कि भाई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि बच्चे लोग वही माइंडसेट के साथ जाते हैं कि खाली प्राइमरी पूछेंगे या तो सेकेंडरी पूछेंगे। बट पूछा था सेकेंडरी ही, बट सेकेंडरी भी पूरा नहीं पूछा था, खाली यूटिलिटी फंक्शन ही उन लोग ने क्या किया था? पूछा था। तो हमेशा अभी भी रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आपको एवरी माइंडसेट से क्वेश्चंस रेडी रखने हैं अपने माइंड में और उसके बाद क्या लिखना है? आंसर्स लिखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी फंक्शंस। अ कमर्शियल बैंक परफॉर्म द यूटिलिटी फंक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स क्लाइंट। इट प्रोवाइड अ सर्टेन फैसिलिटी और प्रोडक्ट टू इट्स क्लाइंट एज फॉलो। पहला है इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक। ऑफ कोर्स बैंक अपने बिहाफ ऑफ द क्लाइंट क्या प्रोवाइड करती है? ड्राफ्ट भी प्रोवाइड करती है, चेक भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, पढ़ते अपन। अ ड्राफ्ट और चेक इज एन अनदर टू पे द मनी फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच ऑफ द सेम बैंक और अदर बैंक। A bank issue a draft to its account holder as well as non-account holder, where check are issued only to the account holder. Bank charges commission for the issuing the bank draft. सेकेंड है लोकल फैसिलिटी। आई होप नया वर्ड तो है नहीं, सब बैंक क्या करते हैं नावाडे तो प्रोवाइड करती है लोकल फैसिलिटी। This is the common utility functions of the any commercial bank. The bank provide a local facility for the safe custody of the valuable documents, gold और ornament etc. थर्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अ बैंक में प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडी ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। Project report enable the business firm to obtain a fund from the market and to obtain a clearance from the government authority. So what you mean by project report? Project report is nothing but study of the business organization. मतलब बैंक क्या करती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करती है और उसके बेस पे क्या होती है? एक रिपोर्ट रेडी करती है, क्योंकि ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कभी जब भी बैंक को कंपनी को किधर ना किधर कोई ट्रांजैक्शन करना है या तो कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करना है या तो गवर्नमेंट के साथ कुछ ट्रांजैक्शंस करना है, तो ये रिपोर्ट नथिंग बट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं इसको, वो बहुत ज्यादा काम में आता है। तो वो भी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करती है? अपनी बैंक प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट के बिहाफ में। नेक्स्ट है गिफ्ट चेक। ऑफ कोर्स बोनस एंड ऑल गिफ्ट, फॉर एग्जांपल दिवाली में गिफ्ट चेक देना है तो वो भी बैंक क्या करती है? नावडे प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को। बैंक इश्यू गिफ्ट चेक एंड गोल्ड कॉइन्स टू द अकाउंट होल्डर एज वेल एज ऑन द नॉन अकाउंट होल्डर। द गिफ्ट चेक कॉइन्स कैन बी यूज बाय द क्लाइंट फॉर द पर्पज ऑफ गिफ्टिंग ऑन द on occasions like a wedding, birthday and extra.
फिफ्थ हो जाएगा अंडर राइटिंग सर्विसेज। आई होप व्हाट यू मीन बाय अंडर राइटिंग, एसपी वाले स्टूडेंट को तो क्लियर होगा अंडर राइटिंग क्या होता है। तो भी यहाँ पे एक बार बोल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी कभी कभी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अगर सपोज कि एज पर द सेबी रेगुलेशंस अगर आपका 90% सब्सक्राइब नहीं होता है, मतलब 90% है, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशंस दी है पब्लिक को 100 रुपए के लिए, अगर 90 रुपया पब्लिक से नहीं आ रहा है तो आपको 80 रुपया 70 रुपीज जो भी आ रहा है वो आपको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है एप्लीकेंट को। मतलब क्या बोला सर, वापस से बोलो समझ में आएगा। सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लेके आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो उनको कहाँ ना कहाँ डर तो होगा कि मेरा 100 रुपया पब्लिक सब्सक्राइब करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए वो क्या कर देती है, कोई बैंक या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को हायर कर लेती है कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल हम लोग का अंडर सब्सक्राइब रह गया, मतलब सर अंडर सब्सक्राइब मतलब कि एज पर द सेबी रेगुलेशन, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के हिसाब से 90% तुम लोग का शेयर क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंपनी लेके आई 100 रुपए का और सब्सक्राइब हुआ 85, तो ये 5% जो बच गया है वो कौन सब्सक्राइब कर लेगा, बैंक। मतलब बैंक के साथ क्या करेगी, एक टाइप करेगी कि जो भी अनसब्सक्राइब होगा वो पोर्शन क्या करेगा, तू सब्सक्राइब करेगा। नथिंग बट एक गारंटी देगी बैंक कि अगर तेरा ये देने का रीजन ये होता है कि भाई कल उठ के अगर आईपीओ फेल हो जाता है ना तो बहुत नाम तो खराब होता ही है कंपनी का। और कहा ना का जो इतनी मेहनत लगाई है 6 महीना, क्योंकि आईपीओ में रजिस्ट्रेशन करना सेबी के पास, आरबीआई के पास, डिफरेंट अथॉरिटी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत टाइम लग जाता है। 6 से 8 महीने की प्रोसीजर होती है, उसके बाद आईपीओ क्या होता है, लॉन्च होता है। तो ये प्रोसेस फेल ना हो, दैट्स वाई बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बैंक के साथ क्या कर लेती है, एक अंडर राइटिंग कर लेती है, एक साइन करवा लेती है कि भाई हम लोग का अगर मतलब इफ बाई चांस सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, 90% है, तो जितना भी अनसब्सक्राइब है फॉर एग्जाम्पल 5-10%, 15%, वो सब्सक्राइब कौन करेंगे, तुम लोग करोगे। उसको बोलते हैं नथिंग बट अंडर राइटिंग सर्विसेज। ये भी बैंक फैसिलिटी देती है अपने बड़े बड़े कंपनी को। द कमर्शियल बैंक may underwrite the issue of security issued by the companies if the share are not fully subscribed. The underwriting bank agree to take up the unsubscribed portion of the security। जो मैंने तुम लोगों को हिंदी में समझाया वो इधर इंग्लिश में लिखा है। और लास्ट हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शंस और फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक के अंदर जो है गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज। Nowadays, many banks are providing gold-related service to its customer. Banks are commercially buying and selling gold or gold ornaments from the customer on a large-scale basis. Some banks also provide advisory service to its customer in the term of gold fund and gold ETF, etc. ठीक है, so these are the nothing but secondary functions of the commercial bank. उसके अंदर कौन सा पढ़ा अपन ने अभी, यूटिलिटी फंक्शंस। यस, तो दीज आर द नथिंग बट, ये पार्ट के अंदर मैं खाली कवर अप कर रहा हूँ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। खाली फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक का वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो तो मिस आउट करना ही मत, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन या इधर आपको बैंक में, अरे ओसी में पूछ सकता है, या तो किस में पूछ सकता है, आपको इको में पूछ सकता है। ठीक है, तो टिल टाइम प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू। अगर अभी भी जिन्होंने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।